हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ द बिजनेस लॉ, और जिसके अंदर हम लोग करेंगे कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, या इसको हम कह सकते हैं कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके अंदर हम पूरा कंप्लीट टॉपिक करेंगे, और अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो दिस इज़ माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो बिजनेस लॉ का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है कि जो पार्टीज़ हैं दे शुड बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। और हर व्यक्ति जो होता है अज्यूम किया जाता है कि ही हैज़ द कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, बट कुछ लोग होते हैं जिनकी एज, कंडीशन और स्टेटस जो है उनको इनकैपेबल बना देती है, जिनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं एंटर कर सकते। तो सेक्शन 10 के मुताबिक ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द पार्टी हु आर कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 जो है वो डील करता है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़ की। तो इसके मुताबिक जो व्यक्ति मेजर है, जो माइनर नहीं है, जिसकी एज, जैसे इंडिया के अंदर जो एक्ट है, लॉ है कि उसके मुताबिक जो पर्सन है उसकी एज अगर वो 18 ईयर की कंप्लीट हो चुकी है तो ही इज़ ए मेजर। उसी तरह व्यक्ति साउंड माइंड का होना चाहिए और लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। तो ये जो व्यक्ति हैं, जैसे माइनर है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, पर्सन हु आर डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ टू विच दे आर सब्जेक्ट, कि जहाँ पे भी वो जो लॉ उनके ऊपर एप्लीकेबल है उसके द्वारा वो डिस्क्वालीफाइड है। तो ये जो व्यक्ति हैं दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 11 जो है वो डील करता है कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज़। तो जो पार्टीज़ हैं मेजर होनी चाहिए, माइनर नहीं होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए और डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है, जैसे माइनर है, ये लड़की माइनर है, और ये जो व्यक्ति है अनसाउंड माइंड का है और डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। तो जो माइनर है, अनसाउंड माइंड का है, जो डिस्क्वालीफाइड है, वो एंटर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो माइनर है उसके बारे में जानते हैं। माइनर इज़ ए पर्सन हु इज़ नॉट ए मेजर। अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, माइनर वो व्यक्ति है जिसने अभी अपनी 18th ईयर कंप्लीट नहीं किया, सेक्शन 3 ऑफ द मेजोरिटी एक्ट। अगर वो उसकी एज जो है 18 ईयर से नीचे है, उसने 18th ईयर कंप्लीट नहीं किया, तो वो माइनर है, और माइनर के साथ हम एग्रीमेंट नहीं कर सकते। और कुछ सिचुएशन के अंदर ये जो एज है 21 जो है मानी जाती है, where a guardian of a minor, a person or property has been appointed under the Guardian and Ward Act 1890, or where the superintendence of minor's property is assumed by a court of wards। यहाँ पे क्या है कि गार्डियन अपॉइंट किया गया है माइनर का प्रॉपर्टी के लिए, जैसे कि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के अंदर, या माइनर की जो प्रॉपर्टी है कोर्ट ऑफ वार्ड जो है सुपरवाइज करती है। तो उसी तरह इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुई है, तो यहाँ पे जो यूनिफॉर्म एज है वो 18 ईयर्स की कर दी गई है। अब हम देखते हैं कि माइनर को लॉ इतना प्रोटेक्ट क्यों करता है, क्यों हम कहते हैं कि माइनर के साथ जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है, वो बिगनिंग से ही वॉइड है, वो नल एंड वॉइड है, कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करते। क्योंकि माइनर का जो माइंड होता है इमेच्योर होता है, वो चीज़ों की कॉन्सिक्वेंसेज नहीं देख सकता कि क्या चीज़ें उसके लिए अच्छी हैं, क्या चीज़ें उसके लिए बुरी है। और सेकेंडली लॉ जो है अननेसेसरी हार्डशिप उन लोगों को लिए नहीं क्रिएट करना चाहता जो माइनर के साथ डील करते हैं। तो अगर हम माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो ये रूल्स हैं। एक तो उसके साथ जो एग्रीमेंट है वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, कोई अप्रूवल नहीं हो सकती, वो मेजर बन के भी उसको अप्रूव नहीं कर सकता। बट माइनर जो है प्रॉमिसरी और बेनिफिशियरी हो सकता है, कोई स्टॉपल नहीं ले सकते, कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। उसी तरह माइनर इज़ लाइबल फॉर टॉर्ट्स, माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, माइनर जो है अपने एक्ट के द्वारा पेरेंट और गार्डियन को बाइंड नहीं कर सकता। अगर माइनर और अडल्ट का जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट है तो वहाँ पे अडल्ट जो है वो लाइबल है। और उसी तरह श्योरिटी फॉर माइनर, माइनर किसी का ग्रंटर नहीं बन सकता, और अगर कोई अडल्ट ग्रंटर बनता है तो वो लाइबल होता है। और माइनॉरिटी एज ए शेयर होल्डर भी नहीं बन सकता। और उसी तरह अगर माइनर को कोई नेसेसरी सप्लाई करता है तो वहाँ पे वो पर्सनली लाइबल नहीं होता, उसकी प्रॉपर्टी लाइबल होती है। तो इसको हम
डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं अलॉन्ग विद केसेस। देखो जो एग्रीमेंट है माइनर के साथ वो वॉइड होता है। सेक्शन 10 सेज पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 सेज के माइनर जो है कॉम्पिटेंट नहीं है एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है, क्योंकि इट इज़ नल एंड वॉइड अब इनिशियो। बिगनिंग से ही ये नल है, इसका कोई हमारे पास लीगल रेमेडी नहीं है और ये नल है, और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके अंदर एक बहुत ही फेमस केस जिसके अंदर मैं स्पेसिफिकली अलग से वीडियो भी डाल चुकी हूँ, तो यहाँ पे हम ब्रीफली इस केस को डिस्कस करते हैं, मोहरी बेबी वर्सो धर्मदास। तो यहाँ पे एक माइनर होता है, वो अपनी माइनॉरिटी पीरियड के दौरान जो है बी से बोरोइंग करता है 20,000 की, और उसके नाम पे मोर्टगेज जो है एग्जीक्यूट करता है। माइनर ए जो है कुछ मंथ्स के अंदर वो मेजर बन जाएगा, और वहाँ पे वो एक डिक्लेरेशन फाइल करता है कि जो मोर्टगेज थी वो माइनॉरिटी के पीरियड के अंदर की गई थी, तो इसलिए इसको कैंसिल करनी चाहिए। कोर्ट भी कहते हैं कि जो एग्रीमेंट हुआ है वो माइनर के साथ हुआ है तो ये वॉइड है, तो जो उसने मोर्टगेज दिया है वो वॉइड है, और बी जो है अपनी मनी जो है ए से रिकवर नहीं कर सकता। देखो जो माइनर है, अगर गार्डियन जो है जो कि अडल्ट है, मेजर है, अगर माइनर के बिहाफ पे माइनर के बेनिफिट के लिए कोई एग्रीमेंट एंटर करता है तो वो लीगली इन्फोर्सेबल होता है। जैसे यहाँ पे श्री कोकुलम सुब्रमण्यम वर्सेस कुर्ता सुब्बराव। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे उसके फादर की डेथ हो चुकी थी, तो फादर का जो मोर्टगेज डेट था उसको पे ऑफ करने के लिए माइनर सन और उसकी जो मदर है पीस ऑफ लैंड जो है जो क्रेडिटर होता है उसको वो सेल करते हैं ताकि डेट को चुकाया जा सके। बाद में माइनर जो है केस कर देता है कि मैं माइनर था तो ये वॉइड होना चाहिए। तो कोर्ट कहती है क्योंकि यहाँ पे उसकी मदर जो कि अडल्ट थी, तो यहाँ पे सेल जो की गई है मदर ने की गई है और उसके बिहाफ पे की गई है, तो ये वैलिड है, ये इन्फोर्सेबल है। कॉन्ट्रैक्ट विच आर बेनिफिशियल टू द माइनर, तो वहाँ पे क्या है कि जैसे माइनर जो है बेनिफिट ले सकता है, माइनर से हम कोई लाइबिलिटी नहीं ले सकते। अगर जैसे माइनर ने किसी को पैसे उधार दिए हैं और मोर्टगेज उसके फेवर में किया हुआ, तो वो उसको इन्फोर्स कर सकता है। और जो हम माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो वो कंप्लीटली वॉइड होता है। माइनर जो है मेजर होने पर उसको रेटिफाई अप्रूवल नहीं दे सकता। वॉइड है क्योंकि वो शुरू से ही वॉइड है, जो चीज़ वॉइड है उसको हम रेटिफाई नहीं कर सकते। जैसे अरुमुघान वर्सेस ध्युरा सिंघा के केस में हुआ है कि माइनर जो है कुछ पैसे उधार लेता है और इसके लिए बॉन्ड प्रोवाइड करता है, और जब वो मेजर हो जाता है तो एक सेकंड बॉन्ड जो है ओरिजिनल लोन के लिए फिर दोबारा से एग्जीक्यूट करता है। तो कोर्ट कहती है कि ये वॉइड है, क्योंकि जब ओरिजिनल लोन के लिए बॉन्ड दिया गया था तो वही वॉइड था, क्योंकि जो माइनर के साथ हम एग्रीमेंट करते हैं वो वॉइड है। तो उसके बेसिस पे सेकंड बॉन्ड भी हम अगर करते हैं तो वो भी वॉइड है। जब पहले ही चीज़ वॉइड है तो दूसरी चीज़ भी वॉइड ही होगी। बट अगर वो मेजर हो जाता है और यहाँ पे क्या है कि वो कोई फ्रेश लोन लेता है, उसके लिए कोई बॉन्ड जो है एग्जीक्यूट करता है, तो वो इन्फोर्सेबल होता है। माइनर जो है प्रॉमिसी हो सकता है, बेनिफिशियरी हो सकता है। अगर देखो कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया है जो माइनर को बेनिफिट देता है तो माइनर उसको इन्फोर्स करा सकता है। माइनर जो है परचेजिंग प्रॉपर्टी खरीद सकता है, और उसी तरह क्या है कि अगर वो परचेज मनी जो है उस प्रॉपर्टी की दे के उसका पोजेशन भी ले सकता है। इसी तरह जनरल अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस मदन लाल सोनू के केस में क्या हुआ था कि एक्स एक माइनर था, उसने इंश्योरेंस कंपनी से कुछ गुड्स इंश्योर करवाई और गुड्स डैमेज हो गई, और एक्स ने फाइल किया कि मुझे डैमेज मिलना चाहिए, मुझे कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि ये जो एग्रीमेंट है ये माइनर के साथ किया गया है तो ये वॉइड है, तो इसके लिए हम इसको कॉम्पनसेशन नहीं देंगे। बट कोर्ट ने इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया कि माइनर जो है बेनिफिट ले सकता है, माइनर जो है इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो रिकवर कर सकता है। नो स्टॉपल अगेंस्ट ए माइनर, देखो जहाँ पे माइनर कहता है कि भाई मैं मेजर हो चुका हूँ और दूसरी पार्टी को इस तरह से अल्योर करता है कि दूसरी पार्टी उसके साथ ये सोच के कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि ये मेजर है, तो यहाँ पे जो स्टॉपल का प्रिंसिपल है वो माइनर के अगेंस्ट नहीं हम लगा सकते। माइनर के पास हमेशा ये प्ली रहती है कि मैं माइनर हूँ, और उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी उसको लायबल नहीं ठहराया जा सकता। माइनर के अगेंस्ट कोई भी स्टॉपल हम यूज़ नहीं कर सकते।
माइनर के पास हमेशा ये प्ली होती है कि मैं माइनर हूँ और वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। लेकिन कोर्ट जो है माइनर को कह सकती है कि अगर उसने कोई उस पैसों से प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ की है और वो ट्रेसेबल है तो प्रॉपर्टी रिस्टोर कर दो। माइनर को प्रोटेक्शन मिलती है, बट कोर्ट कहती है कि यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि माइनर जो है दूसरे को जो है चीट करे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, कोर्ट विल ऑर्डर ऑन इक्विटेबल कंसिडरेशन फॉर रेस्टिट्यूशन। अगर माइनर के पास वो पैसे हैं या उन पैसों से उसने कोई चीज़ें परचेज़ की हुई हैं तो वो माइनर को कह सकता है कि ये चीज़ें जो हैं वो क्रेडिटर को वापस करे। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। देखो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि जहाँ पे जो डैमेजेस है, कंपनसेशन है, वो रेमेडी नहीं है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एज पर दी टर्म्स एंड कंडीशन जो है एग्जीक्यूट होना चाहिए। कोर्ट जो है जो भी माइनर के साथ एग्रीमेंट है वहाँ पे कभी भी ये नहीं कहे कि इसको स्पेसिफिकली परफॉर्म किया जाए। बट अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है माइनर के बिहाफ पे गार्डियन या मैनेजर ने किया है माइनर की बेनिफिट के लिए, तो वहाँ पे क्या है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जा सकती है। कॉन्ट्रैक्ट जो है प्रोवाइडेड कि कॉन्ट्रैक्ट जो है गार्डियन और मैनेजर की अथॉरिटी के साथ किया गया जो कि अडल्ट है और ये माइनर के बेनिफिट के लिए। बट कोई अगर एग्रीमेंट अगर माइनर के साथ है तो वहाँ पे हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं उसको फोर्स कर सकते। जैसे लालचंद वर्सेस नरहर के केस में हुआ था, बॉन्ड एग्जीक्यूटेड बाय ए विडो एक्टिंग एज ए गार्डियन ऑफ हर माइनर सन फॉर द पेमेंट ऑफ हर डिसीज हस्बैंड्स डेथ। तो यहाँ पे उसकी जो मदर थी उसके बिहाफ पे जो है एग्रीमेंट कर रही थी, तो यहाँ पे माइनर की जो स्टेट है कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द पेमेंट एज पर द बॉन्ड। माइनर जो है उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अगर देखो कोई उसको नेसेसरी सप्लाई करता है तो उसके लिए वो पर्सनली लायबल नहीं है, अगर उसकी कोई एस्टेट है तो वो लायबल है। माइनर जो है पार्टनर नहीं बन सकता, बट उसको पार्टनर के अंदर जो है बेनिफिट दिया जा सकता है। माइनर एजेंट हो सकता है, बट अगर वो कोई अपना काम प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई काम करता है तो उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। माइनर जो है जो भी अगर वो एजेंट है तो ड्रॉ डिलीवर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स कर सकता है, बट वहाँ पे भी वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्डियन। देखो, अगर पेरेंट की कोई अथॉरिटी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड नहीं है, माइनर किसी के साथ एग्रीमेंट करता है तो वो एग्रीमेंट वॉइड होता है, वो पेरेंट और गार्डियन को बाइंड नहीं करता। पेरेंट तभी लायबल होते हैं जब चाइल्ड जो है एक्टिंग एज ए एजेंट। माइनर जो है कंपनी का शेयर होल्डर या मेंबर भी नहीं हो सकता। माइनर जो है किसी की श्योरिटी या किसी की गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि उसके साथ जो एग्रीमेंट करते हैं वो वॉइड होता है। और उसी तरह माइनर की अगर कोई गारंटी देता है प्रोवाइडेड अगर वो अडल्ट है, तो अगर जो है अडल्ट जो होता है उस सिचुएशन के अंदर अगर वो माइनर, जैसे ए ने बी को पैसे दिए, बी माइनर है और सी गारंटी लेता है और सी अडल्ट है, तो वहाँ पे सी लायबल होगा। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनर और अडल्ट ने ज्वाइंटली करते हैं तो अडल्ट ही लायबल होगा, माइनर लायबल नहीं होगा। उसी तरह लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, माइनर जो है टॉर्ट्स के लिए लायबल है। जहाँ पे माइनर ने एक हॉर्स उधार लिया था राइडिंग के लिए, वो अपने फ्रेंड को दे देता है और फ्रेंड जो है राइडिंग करते वक्त उसको इंजर कर देता है और हॉर्स मर जाता है, तो वहाँ पे जो माइनर है ही इज़ लायबल फॉर दी टॉर्ट्स। उसी तरह लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज, तो यहाँ पे देखो नेसेसरीज वो चीज़ें होती हैं जो उस पर्टिकुलर पर्सन को जिस इन्वायरमेंट में वो पला है उसके लिए नेसेसरी होती है। जैसे इंडिया के अंदर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर और एजुकेशन जो है उनको नेसेसरी माना गया है। और नेसेसरी वो चीज़ें होती हैं जो आर एसेंशियली नीडेड बाय द माइनर। तो देखो, जब नेसेसरी सप्लाई की जाती है तो वो वहाँ पे माइनर जो होता है पर्सनली लायबल नहीं होता। नेसेसरी मीन्स दोज थिंग्स दैट आर एसेंशियल नीडेड बाय द माइनरी। इसके अंदर लग्जरी नहीं आती, कॉस्टली और अननेसेसरी आर्टिकल्स नहीं आते। जैसे एक्सपेंस ऑफ माइनर्स एजुकेशन ऑन फ्यूनरल सेरेमनी जो है नेसेसरीज के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। माइनर यहाँ पे पर्सनली लायबल नहीं है। तो देखो, यहाँ पे नेसेसरी चीज़ है या नहीं है, वो माइनर का स्टेटस इन लाइफ कैसा है, मतलब उसकी यूटिलिटी कैसे है, ऑर्नामेंटेशन नहीं है। तो यहाँ पे माइनर का जो है, माइनर के लिए वो नेसेसरी कितनी इंपॉर्टेंट है, उसका जो इन्वायरमेंट है, जिस तरह का स्टेटस है, उसके लिए वो नेसेसरी किस तरह की है, उसके बेसिस पे नेसेसरी डिटर्मिन होती है। और उसकी प्रॉपर्टी जो है अगर कोई है तो वो लायबल है।
तो यहाँ पे क्या है कि जो नेसेसरी के लिए लाइबिलिटी फॉर नेसेसरी के लिए क्या है कि गुड्स जो है रीजनेबली नेसेसरी होनी चाहिए जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करे, और उसके पास जो है सफिशेंट सप्लाई नहीं होनी चाहिए, और वहाँ पे भी वो पर्सनली लायबल नहीं होता, वहाँ पे भी उसकी स्टेट उसकी प्रॉपर्टी लायबल होती है। नैश वर्सेस इनमान का केस है। इनमैन एक माइनर था जो कि कैम्ब्रिज के अंदर जो है अंडर ग्रेजुएशन की स्टडी कर रहा था, तो वहाँ पे उसने 11 फैंसी वेस्ट कोट जो थे नैश से खरीदे, और जो इनमान जो कि माइनर था उसके पास प्रॉपर कपड़े थे तो वो नेसेसरी नहीं थे, तो नैश जो है वो अपने पैसे उससे रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि ये जो है नेसेसरी चीज़ें नहीं हैं। उसी तरह ही हम देखते हैं कि अब हमने माइनर जो है माइनर के रूल्स देख लिए, अब हम देखेंगे कि जो अनसाउंड माइंड है जो डिसक्वालीफाइड है उसके ऊपर क्या रूल्स एप्लीकेबल हैं। तो एज पर सेक्शन 11 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ईच पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव ए साउंड माइंड। देखो जो कॉन्ट्रैक्ट जो है अनसाउंड माइंड के नहीं कर सकते, अगर उनके साथ हम करते हैं तो वो वॉइड होते हैं। ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर कि जो टू माइंड्स है उनकी कंसेंट होनी चाहिए, और अगर एक व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है तो डेफिनेटली वो चीज़ को इंटरप्रेट नहीं कर सकता, तो वहाँ पे हम कंसेंसस एड आइटम नहीं कहते। अनसाउंड माइंड का ये नहीं होता कि माइंड जो है वीक है या लॉस ऑफ मेमोरी है। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है कि जो बंदा है वो इस पोजीशन में नहीं है कि जो एग्रीमेंट की टर्म्स है उसका इफेक्ट है उसका कॉन्सिक्वेंसेस है उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो सेक्शन 12 कहता है ए पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट। जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, साउंड माइंड का मतलब है कि उस वक्त वो जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, जिसके बेसिस पे वो लॉजिकल डिसीजन ले सकता है। तो हम कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो साउंड माइंड का है। देखो कई बार ऐसा भी होता है कि कई व्यक्ति जो होते हैं अनसाउंड माइंड के होते हैं, बट कभी कभी वो साउंड माइंड के भी हो जाते हैं। जब वो साउंड माइंड के होते हैं अगर उस दौरान अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वैलिड होते हैं। देखो जैसे कोई व्यक्ति जो है अनसाउंड माइंड का है हमेशा, बट कभी कभी वो साउंड माइंड की तरह मैच्योर की तरह बिहेव करता है, तो जो उस वक्त उसने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है तो वो वैलिड होता है। और उसी तरह कई बार ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति जो है साउंड माइंड का है बट कभी कभी उसको फिट्स पड़ते हैं, कभी कभी वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है। तो जो अनसाउंड माइंड के अंदर कोई एग्रीमेंट करता है तो वहाँ पे वो कॉम्पिटेंट नहीं होता, वो वॉइड होती हैं। अब जैसे एक व्यक्ति है मतलब वाइज व्यक्ति है, इसने इतनी शराब पी रखी है कि वह कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, एक लॉजिकल जजमेंट नहीं कर सकता, तो वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं कर सकता क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा शराब पी रखी है। तो लॉ जो है प्रज्यूम करता है कि एवरी पर्सन इज़ ऑफ साउंड माइंड, कि जब तक वो कोर्ट के अंदर प्रूव नहीं हो जाता कि वो अनसाउंड माइंड का है। अनसाउंड माइंड के अंदर जो है लुनैटिक, इडियट, ड्रंकन और इसी तरह क्या है इंटॉक्सिकेटेड आ जाता है, जिसको वन बाय वन करके हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखो अनसाउंड माइंड जो है इडियोसी, लुनेंसी, ड्रंकनेस, हिप्नोटिज्म एंड मेंटल डिके से अकर हो सकता है। इडियट जो है वो व्यक्ति है जिसके पास क्या है कि वो थिंकिंग एबिलिटी नहीं है जिसके बेसिस पे वो लॉजिकल जजमेंट कर सके। ये भी हो सकता है कि वो अनसाउंड माइंड बाय बर्थ है, कि वो बर्थ से ही अनसाउंड माइंड है जो चीज़ों को इंटरप्रेट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। उसकी जो मेंटल पावर है, जो रूटीन मैटर्स होते हैं उनको भी वो नहीं समझ पाता क्योंकि उसका ब्रेन ही वहाँ पे डेवलप नहीं हुआ। तो एग्रीमेंट विद द इडियट इज एब्सोल्युटली वॉइड एब इनिशियो, शुरू से ही वो वॉइड है। ऑल एग्रीमेंट अदर देन दोज फॉर नेसेसरी ऑफ लाइफ विद इडियट आर एब्सोल्युटली वॉइड। अगर कोई नेसेसरी सप्लाई करता है इडियट को तो वहाँ पे भी इडियट जो है पर्सनली लायबल नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी जो है लायबल है। जैसे यहाँ पे क्या है इंद्र सिंह वर्सेस वर्धारी सिंह के केस में, कि जैसे एक व्यक्ति ने अपनी उसकी जो प्रॉपर्टी थी 25,000 की थी उसको 7,000 में सेल कर दिया, बट उसकी मदर ने प्रूव कर दिया कि मेरा जो बच्चा है ये जन्म से ही इडियट है, इसका दिमाग इतना डेवलप नहीं हुआ, तो सेल जो थी उसको वॉइड डिक्लेयर किया गया था। लुनैटिक और इंसैनिटी, देखो ये जो है जैसे हम कहते हैं पागल है, डिजीज ऑफ ब्रेन,
तो यहाँ पे क्या होता है कि वो ब्रेन जो है उसका मतलब स्ट्रेन होता है या प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो अपना ब्रेन यूज़ नहीं कर सकता। बट कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे पीरियड्स होते हैं जहाँ पे वो सेंसेस में होता है, जहाँ पे वो चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकता है। तो जब वो सही होता है, साउंड माइंड का होता है, उस वक्त अगर वो एग्रीमेंट करता है तो वो वैलिड होती हैं। देखो, लुनेटिक के साथ जो एग्रीमेंट है, अगर वो अनसाउंड माइंड का है तो वो वॉइड होता है। बट अगर क्या है कि उसका माइंड तब वो साउंड माइंड का होता है, सेन होता है, समझ सकता है चीज़ों को, तो वो वैलिड होते हैं। ड्रंकर्ड, देखो जो व्यक्ति जो है जिसने अल्कोहल लिया हुआ है या कोई नशे की चीज़ खाई हुई है, तो वो भी लुनेटिक के साथ ही स्टैंडिंग है। बट अगर हम कहें कि थोड़ी सी पी रखी है या नॉर्मल पी रखी है, तो वो सफिशेंट नहीं है। तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने इतनी ज़्यादा पी रखी थी, इतनी ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस लिया हुआ था कि मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था। तो अगर ड्रंकर्ड व्यक्ति के साथ जो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो वो वॉइड होता है। इसी तरह हिप्नोटिज्म, देखो ये टेम्परेरी इनकेपेसिटी होती है। यहाँ पे क्या होता है कि कोई आर्टिफिशली जैसे हिप्नोटाइज किया जाता है, तो उसका जो है टेम्परेरी इनकेपेसिटी होती है। तो वहाँ पे भी क्या होता है कि उस सिचुएशन के अंदर हिप्नोटिज्म जब उसके ऊपर एक्सरसाइज किया जा रहा होता है, तो वो टेम्परेरी इनकेपेसिटेट होता है, तो उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। उसी तरह मेंटल डिके होता है कि जैसे ओल्ड एज की वजह से चीज़ों को इंटरप्रेट नहीं कर सकते। तो जो अनसाउंड माइंड है उसके साथ, जैसा माइनर के साथ एग्रीमेंट जो होते हैं वॉइड होते हैं, उसी तरह अनसाउंड माइंड के साथ जो भी हम एग्रीमेंट करते हैं, दे आर ऑल्सो वॉइड। तो पोजीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद अनसाउंड माइंड इज कि यहाँ पे अगर उसके बेनिफिट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो उसको इन्फोर्स कर सकता है। अगर कोई उसको नेसेसरी सप्लाई करता है तो वहाँ पे वो पर्सनली लायबल नहीं होता, उसकी प्रॉपर्टी लायबल होती है। अब हम थर्ड देखते हैं, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन बाय लॉ। तो ये फॉलोइंग पर्सन जो है इनको लॉ डिसक्वालीफाई करता है, जैसे एलियन एनमीज, फॉरेन सॉवरेन्स, इंसॉल्वेंट्स, कॉन्वेक्स, कॉरपोरेशन एंड कंपनी। तो यहाँ पे एलियन एनमी जो है, एलियन वो बंदा है जो इंडिया का सिटीज़न नहीं है। अगर जैसे इंडिया और कोई भी देश है, जैसे मान लो कि पाकिस्तान है, अगर हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं तो वहाँ के जो पाकिस्तान के नागरिक हैं इंडिया के नागरिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और वो वैलिड भी होते हैं। बट अगर क्या है कि जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, बाद में वॉर लग जाती है, तो वो जो होते हैं अनइन्फोर्सेबल हो जाते हैं। उसी तरह फॉरेन सॉवरेन्स, डिप्लोमेटिक स्टाफ जो है उनको ये प्रिविलेज दिया जाता है। और ये जो पर्सन होते हैं इम्यून फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द लोकल कोर्ट्स, जबकि वो वॉलेंटरली जो है सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है कि इनको स्पेशल प्रिविलेज होता है, इनको स्यू नहीं किया जा सकता। ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं और ये बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं कि इनको स्यू ना किया जाए। तो जो रूल्स हैं वो 84 to 87 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर दिए गए हैं। और कंपनी के केस में क्या होता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो बाउंड्री डिफाइन करता है उसी के अगेंस्ट ही वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है। बट अगर वो मेमोरेंडम से बाहर जाते हैं तो वो अल्ट्रा वायर हो जाते हैं, बिहाइंड द पावर ऑफ द कंपनी हो जाते हैं, तो वो वॉइड होते हैं। और उसी तरह अगर स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है तो उनका जो स्टैच्यूएट जिसके द्वारा उनको इनकॉर्पोरेट किया है वो जो बाउंड्री है उसकी डिफ़ाइन करता है, बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते। अगर कोई भी चीज़ उसकी पावर के बाहर की जाती है तो अल्ट्रा वायर होती है, वॉइड होती है। उसी तरह कॉरपोरेशन जो होती हैं आर्टिफिशियल पर्सन होती हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जो इनको चार्टर जिसके द्वारा इनको सेटअप किया जाता है वही इसका जो है वही इसकी बाउंड्री डिफाइन करता है। और उसी तरह कोई व्यक्ति जो है जिसको सज़ा हो चुकी है, सज़ा भोग रहा होता है, तो वहाँ पे वो इनकैपेबल होता है, वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं एंटर कर सकता एज लॉन्ग एज हिज मतलब इम्प्रिजनमेंट के अंदर, जेल के अंदर है। पर जैसे उसकी सज़ा ख़त्म होती है तो उसके बाद वो कर सकता है। उसी तरह जो इंसॉल्वेंट है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ऑफिशियल रिसीवर और ऑफिशियल असाइनी के पास होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। बट जब इंसॉल्वेंट डिस्चार्ज हो जाता है तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है एंटर कर सकता है।